नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आखिरकार चुनाव आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर ही दी। राज्य में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होगा और वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम में देरी के कारण चुनाव आयोग आज प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर आ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग ने जानबूझकर गुजरात के चुनाव में घोषणा में देरी की ताकि सत्तारूढ़ बीजेपी को फायदा मिल सके। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि पीएम मोदी गुजरात का दौरा कर वहां विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सके। कांग्रेस के मुताबिक गुजरात में सरकारी पैसों पर चुनाव प्रचार किया जाता रहा। हालांकि आयोग ने आरोपों से इनकार किया। आयोग के मुताबिक गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी तक है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं कहना मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि कई बार जो ईवीएम की शिकायत करते हैं वही जब जीत जाते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है वो सुन लेते हैं। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहाँ तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? और आइए सुन लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हिमाचल और गुजरात के कार्यक्रम अलग अलग घोषित होने पर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें लेकर क्या कहा है। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें there is a tradition of counting it together. There is weather. There is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. तो चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, हालांकि उससे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव अलग अलग घोषित किए। डॉक्टर एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि गुजरात के चुनाव हिमाचल के साथ घोषित नहीं हो पाए, और ऐसा नहीं करके आखिर चुनाव आयोग ने कांग्रेस यानी विपक्षी पार्टियों को क्यों मौका दे दिया अपनी आलोचना का? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन जो हमेशा हिमाचल और गुजरात के हमेशा साथ होते थे, उनको पिछली बार उनको अलग किया गया और इस बार भी अलग कर दिया गया। किसी को इससे क्या फायदा हो गया मुझे नहीं मालूम कि उसके क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो एक प्रथा थी, जो एक, और दूसरी तरफ सरकार की ये डिमांड है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन किए जाएं, तो जहां साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे वो भी नहीं, उनको भी वायलेट कर दिया गया। तो इससे किसको क्या फायदा हुआ मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन कुरैशी जी, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जो 20 दिन का वक्त मिला, 14 अक्टूबर को हिमाचल के चुनाव घोषित हुए और 3 नवंबर को गुजरात के हुए, इस बीच का जो वक्फा था, इसको लेकर के सरकार को मौका मिला। पीएम मोदी के एक के बाद एक वहां पर टूर हुए, कई योजनाओं का ऐलान किया गया, तो इस कारण ये फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया। यह सीधा सीधा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर और उसकी निष्पक्षता पर लगाया गया है। देखिए, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं और हिमाचल में होने वाले हैं, ये क्या किसी को पता नहीं था? तो 5 साल पहले से पता था कि इन डेट्स में वो होता है। तो जो अनाउंसमेंट करनी थी, जो विजिट करने थे, वो 15 दिन पहले क्यों नहीं किए जा सकते थे? मुझे यही चीज नहीं समझ में आती कि जो चीज अब की गई वो 15 दिन पहले करनी होती तो चुनाव आयोग पे भी उंगली जो उठाने का मौका मिल गया। मुझे चुनाव आयोग पे जब उंगली को उठाता है तो उससे एक्चुअली बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि भाई ये इतना एक प्रेशियस इंस्टीट्यूशन ने देश का, नेशन का, उसको इस तरह उसके ऊपर उंगली उठाने का मौका क्यों क्रिएट किया गया? 15 दिन पहले ये सारे मीटिंग क्यों नहीं हो सकती थी? कोई एस्ट्रोलॉजी थी या क्या थी जिस वजह से तक नहीं ये मीटिंग लास्ट मिनट तक ही चलेंगी? भाई ये 15 दिन पहले कर लेते और इलेक्शन भी 15 दिन पहले कर लेते। और जो बात आपने कही कि दुख होता है आपको जब आरोप लगते हैं, करेंगे लोग भूल जाएंगे, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। भाई इलेक्शन भी एडवांस हो जाए और अनाउंसमेंट भी एडवांस हो जाए।
जी, तो आपने जो बात कही कुरैशी जी, आपने जो बात कही कि दुख होता है कि जब इस तरह के आरोप आयोग के ऊपर लगते हैं, यही बात आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कही। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं दरअसल वो भारत के जो करोड़ों करोड़ मतदाता हैं उनका एक तरह से अपमान करते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जाएं। और साथ ही उन्होंने ईवीएम को लेकर के भी कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वही लोग जब ईवीएम के इस्तेमाल के बाद जीत जाते हैं तो उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। लगता है कुरैशी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जी जी कुरैशी जी, जी अपनी बात पूरी कर लें सर। नहीं अब हाँ नहीं, ईवीएम वाली बात भी मैंने भी सुनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवीएम पे उनका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हर पार्टी में एवरी सिंगल पार्टी ने किसी न किसी वक्त ईवीएम पे उंगली उठाई है, और आयरॉनिकली वही पार्टियां फिर जीत के भी आ जाती हैं, ओवरवेलमिंगली जीत के आ जाती हैं। तो ये ईवीएम पे जो नुक्ताचीनी है, ये तो बहुत पुराना हो गया, पुरानी बात हो गई, और हर बार वो गलत भी साबित हो जाती है। तो ये उनका कहना इसी साहब का बिल्कुल ठीक था। जी सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, क्या आपको लगता नहीं कि इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर इन चुनावों में हिमाचल गुजरात में भड़काऊ भाषण हो या वोटरों को किसी तरह से लुभाने का प्रयास किया जाए तो आयोग सख्त कार्रवाई करके एक सख्त संदेश दे कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष है और उसके ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है? हाँ नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हमेशा ही होती है। ये इसको किसी और इश्यू से जोड़े बिना भी कि मॉडल कोड की वायलेशन को सख्ती से देखना, सबको बराबरी की निगाह से देखना, ये तो बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें मजबूती अपना दिखाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे आयोग के सामने कि वो दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ घोषित नहीं कर पाया। और यही मुद्दा है जो एक राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से आलोचना की है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी, शिल्पा अरोड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई है। नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा शिल्पी अरोड़ा जी, आपने सुना होगा कुरैशी साहब को ये कह रहे हैं कि आयोग के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। खासतौर से अगर आप ईवीएम की बात करें तो जब ईवीएम से जीत जाते हैं तो आप चुप हो जाते हैं क्योंकि वही ईवीएम आपको लगता है कि आपका उससे फायदा हो गया, लेकिन जब हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। देखिए, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, ये संवैधानिक संस्थाओं पे जो करंट सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, वो जिस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करती है, उसमें कहीं ना कहीं शक होना बहुत वाजिब है। और हमारा प्रश्न बिल्कुल लॉजिकल है कि आप जब दोनों स्टेट में चुनाव थे, शेड्यूल थे, तो उसको डिले क्यों किया गया? जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सारे मीडिया में स्पेकुलेशन थे, सभी लोग सोच रहे थे कि आज हिमाचल के साथ साथ गुजरात की भी तारीखों की होगी, तो कोई वजह नहीं है, कोई लॉजिकल रीजन हो उसकी वजह से अलग अलग किया गया। जब काउंटिंग का दोनों का डेट सेम है, और तो उस समय में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी चीजें सेव करी जा सकती थी, और सत्ता पक्ष का, सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग होना था उसको रोकथाम भी करी जा सकती थी। कहीं ना कहीं जो काउंटर इन्फ्लुएंस होता है एक स्टेट का दूसरी स्टेट के ऊपर, जब प्रधानमंत्री जाते हैं, मीडिया कवरेज होती है, घोषणाएं करते हैं, रिबन काटते हैं, शिलान्यास करते हैं, उन सबका प्रभाव कहीं ना कहीं हिमाचल पे ना पड़े, इसी तरीके से तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना। ऐसे में कोई वजह नहीं समझ में आती कि डिले की क्या वजह थी, कोई ऐसी कोई वजह नहीं थी। ठीक है प्रियंका जी, क्या आपको भी लगता है कि जो काम कह रहे हैं कि 15 दिनों में सरकार ने या पीएम मोदी ने कर लिया, क्या वो काम पहले भी तो कर सकते थे? वो तो उन्हें जानकारी थी, तो इस पे विवाद उठाने की क्या बात है? क्योंकि सबको पता था कि चुनाव तो होने ही है, इस दरमियान चुनाव होने, उनको समय भी पता था, तो ऐसे में इतनी आपत्ति करने की इसमें क्या जरूरत है? अखिलेश जी, अब तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे तो 27 साल थे भाजपा के पास भी और कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ काम करने को जनता के लिए गुजरात में। तो आज स्थिति ये है, आप वहां पे हॉस्पिटल उठा के देख लीजिए तो वहां पे आज तक एक्सरे मशीन नहीं है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां एमआरआई मशीन नहीं है। 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर सीटी स्कैन मशीन नहीं है। बिजली वहां पर सबसे महंगी मिलती है देश की, जबकि गुजरात अपनी बिजली खुद बनाता है।
दूसरे राज्यों को वो सस्ते में बेचता है और अपने सिटीजन्स को सबसे महंगी बिजली बेचता है। किसी और को दोषारोपण ठीक है, आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए, पर आपने अपनी जनता के लिए अब तक क्या किया? कांग्रेस की हालत ऐसी है कि इनके 77 एमएलए पिछले 15 सालों में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चले गए हैं गुजरात में। कांग्रेस या तो जीतेगी नहीं या बिक जाएगी। 277 जगहों पे इन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया म्युनिसिपल इलेक्शंस में। ये थोड़ा मुद्दा अलग है प्रियंका जी, हमारा जो विषय है वो चुनाव आयोग को लेकर के था, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर भी जो बात आपने कही है उस पर बीजेपी के जो हमारे सूर्य प्रकाश मैथिल यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले बात चुनाव आयोग को लेकर के, क्योंकि जो शिल्पी जी ने बात कही कि चुनाव आयोग ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या यह फायदा पहुंचाने की कोशिश थी बीजेपी को, सरकार को? धन्यवाद अखिलेश जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, कांग्रेस की छटपटाहट समझ में आती है कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं तो मुख्य जहां चुनाव हो रहा है उन राज्यों को वो टच नहीं करते हैं। तो ये तो पहले ही हार मान चुके हैं। अभी तो ये ईवीएम पे भी रोना शुरू कर देंगे कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। ये वही लोग हैं जो चुनाव में जाना केवल और केवल मुंह दिखाई वाला काम है इनका। इनको पता है कि गुजरात की जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। इनकी स्थिति पता है क्या है। यही कारण है कि येन किरेन प्रकारेण ये केवल अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, एक लेके आएंगे कि हाँ यहां पर जी ये परेशानी थी इसलिए हमें ये परेशानी हो गई। प्रधानमंत्री जी, इनको जानकारी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल ऑलरेडी पहले तय होता है, 6-6 महीने पहले, 1 साल पहले से तय हो जाती है सब चीजें। तो वो तो ऑलरेडी शेड्यूल में था, उद्घाटन शेड्यूल में थे। तो ये हर एक राजनीतिक पार्टी की अपनी रणनीति भी होती है, इसमें परेशानी की कोई बात होनी नहीं चाहिए। आप आइए चुनाव लड़िए ना। आपके युवराज तो जहां चुनाव हो रहे हैं उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इससे दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी ज्यादा गंभीर है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए। शिल्पी जी, यही सवाल आपसे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कांग्रेस के बारे में कि वो गुजरात में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्य है, इनविजिबल है कांग्रेस। इस बार कहीं पर भी उनका ना चुनाव प्रचार दिख रहा है, ना उनके बड़े नेता गुजरात में जा रहे हैं। तो क्या इसका क्या कारण है? ये आपकी रणनीति का हिस्सा है या फिर आप जो है एक तरह से हथियार डाल चुके हैं? नहीं, हथियार डालने वाली तो कोई बात ही नहीं है। छटपटाहट तो मुझे कहीं ना कहीं भाजपा की नजर आ रही है, क्योंकि हम आज भी गुजरात में मुख्य विपक्षी दल है और 33 साल हम लोगों ने गुजरात में अपनी सरकार बनाई है। इन्होंने 27 साल में इनकी क्या उपलब्धि है उस पर ये बात नहीं करना चाहते। हमारी ऑलरेडी परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 1 तारीख से शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा डिले हो गया था मोरबी कांड की वजह से, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों में। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है और उसके सभी लेफ्टिनेंट जितने भी लोग हैं पूरे वहां पर फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जनता बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, चाहे ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें हम, चाहे हम वहां की हेल्थ व्यवस्था की बात करें। मोरबी कांड ने पूरे देश को दिखा दिया गुजरात मॉडल क्या है, दिखा दिया किस तरीके से क्या अस्पतालों में हालत थी, किस तरीके से सिलेक्टिव लोगों पर, जूनियर मोस्ट लोगों पर, जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करी जा रही है। ना कोई पूछ रहा है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर का, उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, उन्होंने वहां पर। शिल्पी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई। नीरजा जी, आपका स्वागत है। हम जो बहस कर रहे हैं वो चुनाव आयोग को लेकर कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से हिमाचल के साथ गुजरात का चुनाव घोषित नहीं किया, उसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति व्यक्त की है, कहा है कि ये एक तरह से सरकार को, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश थी। कुछ देर पहले एसवाई कुरैशी साहब, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो भी हमारे शो पर थे। उन्होंने भी कहा कि आखिर दोनों चुनाव को एक साथ घोषित क्यों नहीं किया गया, जबकि यह कहा जा रहा है कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ही अपने आप कहा था कि जब करीब करीब होते हैं चुनाव तो इनको इकट्ठा करना चाहिए। तो वो सवाल तो वाजिब है कि क्यों नहीं दोनों को इकट्ठा किया, और खासकर जबकि इतनी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री ने गुजरात से लॉन्च की हैं पिछले दिनों में। तो ये सवाल तो मन में आएगा, क्या ये योजनाओं को संभव करने के लिए ये टाइम दिया गया। खैर, चुनाव आयोग ने तो उसका खंडन किया है, वो अपनी जगह है, लोगों को अपना मन बनाना है। पर गुजरात का चुनाव जो घोषणा हो गई है आज, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। प्रधानमंत्री का स्टेट है, बहुत बड़े स्टेक्स हैं, और जैसे कि अब दिख रहा है एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। 27 साल की कोविड मैनेजमेंट पे सवाल उठे थे, अब मोरबी का हुआ है, किसी और स्टेट में ये होता, लेकिन मुझे लगता है गुजरात में ये दिखता नहीं है कि भाजपा नहीं जीतेगी। लगता है भाजपा वापस पार में उसके आने के आसार हैं।
और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि तिकोना हो गया है, कॉन्टेस्ट जो हो गया है। आम आदमी पार्टी काफी विजिबल है और लड़ती हुई दिख रही है, और कांग्रेस ने हथियार, ऐसा लगता है कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। मैं एक चीज आपको बताऊंगी अखिलेश, 3 हफ्ते पहले मैं हिमाचल में थी और वहां कांग्रेस के खेमे से एक बहुत वेल कनेक्टेड किसी शख्स ने मुझे कहा था कि यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई है कि गुजरात में फोकस करेगी आम आदमी पार्टी और हिमाचल में करेगी कांग्रेस को। बिल्कुल, बड़ा मजेदार टिप्पणी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ है, दोनों से पूछ लेते हैं। शिल्पी जी, संक्षेप में जो बात सुनकर के आई है नीरजा जी, हिमाचल में क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है आम आदमी पार्टी कांग्रेस में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी भाजपा का और हिमाचल में कांग्रेस करेगी? देखिए, मैं तो आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, हमारा कहना यही है कि टीम बी है बीजेपी की। आम आदमी पार्टी जहां कांग्रेस की सरकार बनने लगती है वहां उनके समीकरण खराब सरकार आप लोग गठबंधन से बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं बच्चों की कसम खाता हूं, सरकार कभी गठबंधन से नहीं बनाऊंगा, उसके बाद बच्चों की कसम छोड़कर वो सरकार बना लेते हैं। और आप कह रही हैं टीम बी है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में पहुंच गए कांग्रेस के, पूरा वोट शेयर कांग्रेस में ट्रांसफर कर दिया। प्रियंका कक्कड़ भी हैं, उनका भी जवाब लेते हैं। प्रियंका जी, यही सवाल आपसे भी, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कि गुजरात आम आदमी पार्टी लड़े और हिमाचल कांग्रेस लड़े? अखिलेश जी, एक नंबर की भ्रष्ट पार्टी है भाजपा और दूसरे नंबर की भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस। इन दोनों से हमारा गठबंधन सिर्फ 130 करोड़ भारतीयों से है, उनको साथ लेकर चलना है। 2015 में किसके संग गठबंधन किया था आपने कक्कड़ साहब? 2015 में किसके संग गठबंधन किया था दिल्ली के अंदर? बंगारू लक्ष्मण जी की बच्चों की कसम खाने के बाद किसने अपनी कसम तोड़ दी थी बच्चों की? जरा याद दिला दीजिए, जरा बता दीजिए ना, बच्चों की कसम किसने खाई थी? उसके बाद किसने मना कर दिया था कि भैया कोई बात नहीं? करप्शन किया मोरबी म्युनिसिपैलिटी में? चिल्ला क्यों रही हैं? मैं तो बहुत ही सम्मान से पूछ रहा हूँ आपको, मुझे बताइए ना, बच्चों की कसम किसने खाई थी? क्यों नहीं है? अरे किसने खाई थी बच्चों की कसम और किसने सरकार बनाई थी? अब जवाब सुनिए। हाँ बताइए ना, जवाब देने दीजिए। मुख्यमंत्री कौन बने थे उस समय में? सुनिए ना जवाब। जी प्रियंका जी, बंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी, जवाब सुनिए। नहीं, आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सत्येंद्र जैन जो कि चोरों से भी चोरी करने वाले हैं, ठगों को भी ठगने वाले हैं, सत्येंद्र जैन जी, उनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, सब देख रहे हैं। अक्यूज नंबर 1 को भगा दिए, अक्यूज नंबर 1 को गुजरात में देखिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता किस प्रकार से बौखला गई है मेरे प्रश्नों के ऊपर। मैंने इनसे बहुत विनम्रता से पूछा कि बच्चों की कसम किसने खाई थी, फिर कौन बना था? अभी जेल के अंदर जिस केस चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन ने हमारे संग एक्सटॉर्शन किया है, वो सुकेश चंद्रशेखर कौन है? आखिर क्या कारण है कि उसने 50 करोड़ का? सूर्य जी माफी चाहता हूं, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। सूर्य जी, शिल्पा जी, प्रियंका जी, नीरजा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए लोगों का गुणगान करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग ऐसे सजा याफ्ता लोगों का हाथ पकड़कर फोटो खिंचाते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली सीवीसी जैसी संस्थाओं को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में।
ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।